जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च 2024 के बुक्स, पब्लिकेशंस, अवार्ड्स, ऑबिचरीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है इसमें से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करेंगे। ठीक है, साथ साथ मैं बहुत सारे फैक्ट्स भी बताता चलूंगा। आगे बढ़ते हैं सेशन में। बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और कोशिश करेंगे बहुत सारे फैक्ट्स को क्लास में ही याद करने की, सेशन में ही याद करने की। चलिए, सो फर्स्ट इज द मंथली करंट अफेयर्स फेब 2023 जो है अवेलेबल है आपका परचम क्लासेस ऐप पर और वेबसाइट पर। यहां पर आपका ई सवाल जो कि जिसमें आपके 150 प्लस जो है क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर बेस्ड, जो हम डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर। एंड डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली और ईयरली जो है पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। वन टाइम सब्सक्रिप्शन है परचम क्लासेस का, वहां पर आप सारी पीडीएफ्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है सब्सक्रिप्शन को लेकर तो ये एक नंबर है जिसपे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और अदरवाइज आप इस ईमेल आईडी पर भी अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहली न्यूज जो है वो जो बुक है वो लिखी गई है इंडियाज कंटेम्पररी मैक्रो इकोनॉमिक थीम लुकिंग बियॉन्ड 2020। इसमें दो तीन चीजें हैं। सबसे पहले तो बुक किसने लिखी है, किस रिलेटेड है ये बुक, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। जब हम पूरे कंट्री के लेवल पर, एक रीजन के लेवल पर इकोनॉमी को देखते हैं, जिसमें हम जीडीपी पढ़ते हैं, जीएनपी पढ़ते हैं, इन्फ्लेशन पढ़ते हैं, ये सारी चीजें जो हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। माइक्रो में आता है इंडिविजुअल लेवल पर, आपकी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, खर्चा क्या है, ये सारी चीजें जो है डिस्पोजेबल सॉरी मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। ठीक है। तो यहां पर डॉक्टर सी रंगराजन वेरी वेरी फेमस पर्सनालिटी, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं 1992 से लेकर 1997 तक। उसके बाद जो है गवर्नर रहे हैं आंध्र प्रदेश के, प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन रहे हैं। तो इन पर ये जो है बुक लिखी गई है। ठीक है, ये बुक लिखी गई है इन पर, मतलब इनके साथ जिन भी लोगों ने काम किया है, बहुत बहुत फेमस अर्थशास्त्री रहे हैं और इन पर जो है जो भी लोग रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस को एक बुक में कंपाइल किया गया है। तो ये बुक लॉन्च जो है ऑर्गेनाइज किया गया इवेंट मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। इसको एडिट किया है किसने, डीके श्रीवास्तव एंड आर के षणमुगम ने। ठीक है, तो ये बुक किन पर लिखी गई है, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर सी रंगाराजन, वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट और प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर रिलीजेस बुक टाइटल्ड इजराइल वॉर डायरी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय या कह लीजिए के द्वारा जो है बुक लॉन्च की गई है, विशाल पांडे के द्वारा लिखी गई है, इजराइल वॉर डायरी। बेसिकली इसमें बताया गया है कि इजराइल हमास वॉर क्या है, भारत का स्टैंड क्या है, भारत कैसे सोचता है, इसके बारे में बताया गया है। कहीं ना कहीं एक तरीका भी है भारत सरकार के द्वारा यह बताने का कि हमारा स्टैंड क्या है, इस पर इजराइल हमास वॉर को लेकर हमारा स्टैंड क्या है। ठीक है जी। नेक्स्ट है द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी, गोटाबाया राजापक्षा श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है जी, पूर्व राष्ट्रपति राजापक्षा फैमिली, द वेरी फेमस राजापक्षा फैमिली। भाई जो है इनके राष्ट्रपति रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, रक्षा मंत्री रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं। पूरी फैमिली में जो है कह लीजिए पूरी की पूरी फैमिली का श्रीलंका की पॉलिटिक्स पे काफी बड़ा होल्ड था। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया तब इनको अपना जो है पद छोड़ना पड़ा। 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ था। श्रीलंका का नाम एक जमाने में क्या हुआ करता था, सेलन। ठीक है, सेलन 1948 के बाद का ये सबसे बड़ा जो है आर्थिक संकट था, इकोनॉमिक क्राइसिस था। अब इनका यह कहना है कि कुछ विदेशी ताकतें थीं, कुछ डोमेस्टिक ताकतें थीं, स्थानीय ताकतें थी जिन्होंने मेरे को बाहर किया है, मेरे अगेंस्ट जो है षड्यंत्र रचा गया है। ये बुक जो है उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कह सकते हैं बुक जो है लिखी है। सो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीलंका, द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। ठीक है, वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस सिंस 1948। ये थोड़ा सा मैंने मतलब नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए कि देखिए ये गोटाबाया राजापक्षा है, इनके भाई महिंदा राजापक्षा जो खुद प्रधानमंत्री भी रहे हैं, राष्ट्रपति भी रहे हैं। फिर इनके भाई हैं चमल राजापक्षा, इरिगेशन मिनिस्टर रहे हैं। एक और भाई हैं वसिल राजापक्षा जो है
वित्त मंत्री रहे हैं, फिर इनके बच्चे जो हैं वो मंत्री रहे हैं, ठीक है। सो फैमिली पॉलिटिक्स, ठीक है। अगेन नेपोटिज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है, उसको आप एक बात कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है बुक लॉन्च है फूल बहादुर, ठीक है जी, फूल बहादुर। ये बुक जो है पहली माघी माघी बुक की ट्रांसलेशन है। पहले माघी क्या है ये भी बताऊंगा। तो ये जयंत पाटी के द्वारा बुक लिखी गई थी, ओरिजिनल बुक, और इसका ट्रांसलेशन किसने किया है? अभय के ने, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं अभय जो है ऑथर हैं इनके, मतलब जिन्होंने ट्रांसलेट किया है इस बुक को। देखिए मगही इज बेसिकली मगधी, मगधी भाषा, ठीक है। मगधी भाषा मगध, ठीक है, बिहार में मगध रीजन। अगर जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में महाजनपद पढ़ते हैं, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद जो उभर कर आया, ठीक है, जिसने प्रैक्टिकली बाकी महाजनपद को कंट्रोल किया, दैट इज मगध महाजनपद, ठीक है, जिसमें हरेंद्र डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, मौर्याज, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो यहां पर J&K लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्चेस इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ माघी नॉवल फूल बहादुर इन पटना, ठीक है। किसने लिखी है ये बुक, मतलब किसने ट्रांसलेट की है? अभय के ने। और यहां पर आपको ये जो मगही है या मगधी भाषा है, ये काइथी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। काइथी स्क्रिप्ट वेरी सिमिलर टू इफ विल से देवनागरी स्क्रिप्ट। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखो क घ ग, तो काफी हद तक जो है सिमिलर है जो हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक बुक बहुत इंटरेस्टिंग, फ्रॉम अ कार शेड टू अ कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड। ये लिखी है एस रमन जी ने। किस पर लिखी है? नारायण मूर्ति जी पर, ठीक है। नारायण मूर्ति जी जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, और नारायण मूर्ति जी की पत्नी सुधा मूर्ति अभी रिसेंटली राज्यसभा की जो है नॉमिनेटेड मेंबर बनी है, ठीक है, जिनको नॉमिनेट किया गया है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अब यहां पर देखिए ये कॉर्नर रूम क्या होता है, ठीक है। ये कॉर्नर रूम क्या होता है? ये कॉर्नर रूम बेसिकली बताता है कि जो कंपनीज में ना बहुत इंपॉर्टेंट रूम होता है कॉर्नर रूम। कॉर्नर रूम जिसमें टॉप मैनेजर्स जो हैं, मैनेजरियल पोजीशंस के जो लोग हैं वो बैठते हैं, उसको कहा जाता है कॉर्नर रूम। तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि कार शेड से इन्होंने शुरुआत की थी, और अब जो है ये कहां पर पहुंच गए? टॉप मैनेजरियल पोजीशन पे पहुंच गए। इन्फोसिस दुनिया की बहुत बेहतरीन कंपनीज में मानी जाती है, इंडिया की बेहतरीन कंपनीज में मानी जाती है। तो ये जो है नारायण मूर्ति फाउंडर, उन पर जो है बुक लिखी गई है। सो एस रमन जो खुद हैं वो चेयरपर्सन रहे हैं कैनरा बैंक के, ठीक है जी। कैनरा बैंक के जो है ये चेयरपर्सन रहे हैं, सीएमडी रहे हैं, ठीक है, सीएमडी कैनरा बैंक रहे हैं, और होल टाइम मेंबर भी रहे हैं सेबी के, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं अवार्ड्स में, ठीक है जी। अवार्ड्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत रत्न, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में 5 लोगों को एक साथ जो है भारत रत्न, एक बार में एक साथ जो है भारत रत्न दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन कौन है, और एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत रत्न एज अ अवार्ड के बारे में भी चर्चा करेंगे, यहां पर आर्टिकल 18 की भी चर्चा करेंगे। चलो, तो सबसे पहले आता है चौधरी चरण सिंह, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के अगेन पूर्व प्रधानमंत्री, कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन वेरी वेरी फेमस एग्रीकल्चरिस्ट, साइंटिस्ट, ठीक है जी, और एल के अडवाणी जी जो कि भारत के उप प्रधानमंत्री जो है रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका लोग, इनके बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारत रत्न दिया गया है, जो कि भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। और यहां पर जो है सबसे पहले बात कर लेते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। देखिए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। अच्छा, मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में ये बताना, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड किसे कहा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1960s का वो दौर था जब भारत जो है यूएस से अनाज मंगवाता था, यूएस से बहुत लो क्वालिटी अनाज। ये ऑफिशियली आप कभी गूगल करना, सर्च करना कि भारत को किस तरीके का अनाज जो है खरीदना पड़ता था दुनिया भर से। और उस समय पर जो है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन, हाई यील्डिंग वैरायटीज लाई जाती है पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, फिर धीरे धीरे बाकी देश के बाकी हिस्सों में। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में
इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इनको पद्मश्री मिला हुआ है, पद्म भूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है और भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया है, पोस्टमोस्टली दिया गया है। और अगर हम बात करें इसके अलावा इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है जी, एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस मिला है, पद्म भूषण ये मैंने आपको बता दिया, सारे अवार्ड मिले हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज जो है इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ही रिनोन्ड साइंटिस्ट रहे हैं। पब्लिश 254 साइंटिफिक पेपर्स। 1999 में टाइम्स जो बहुत फेमस मैगजीन है, उन्होंने कहा था कि 20वीं सदी के अगर एशिया के 20 सबसे इंपॉर्टेंट लोगों को चुना जाए तो उनमें से जो है इनको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को रखा गया था। और एक इंटरेस्टिंग और इनके बारे में कहानी है कि इनका जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर था। उस समय पर इन्होंने सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन नहीं ज्वाइन किया। ठीक है, ही रादर परस्यूड पीएचडी इन एग्रीकल्चर। ठीक है, उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो ये है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। लास्ट ईयर ही इनका देहांत हुआ है 2023 में, और ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। डायरेक्टर जनरल रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में। ठीक है, तो ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यस, प्रेसिडेंट ऑफ आईयूसीएन भी रहे हैं। आईयूसीएन इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल एनजीओ है। ठीक है, 1964 में बनी थी। एक बहुत फेमस रेड डाटा बुक पब्लिश करती है। रेड डाटा लिस्ट या रेड डाटा बुक जो है ये पब्लिश करती है, ये आईयूसीएन जो बॉडी है। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट चलते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो हैं भारत के प्रधानमंत्री, इनके श्रेय में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात जाती है 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए थे, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या सिंपली एलपीजी रिफॉर्म्स भी कहा जाता है, वो जो है उसके कह लीजिए सूत्रधार जो है पीवी नरसिम्हा राव जी माने जाते हैं। उस समय पर वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि बाद में चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, सो 9 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका जन्म जो है प्रेजेंट तेलंगाना में हुआ और देहांत जो है इनका 2004 में हुआ। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम साउथ इंडिया टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। इनके बारे में एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये उससे पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे। इसके अलावा जो है इनकी एक बहुत फेमस बुक है द इनसाइडर। ठीक है, वन ऑफ हिज फेमस बुक द इनसाइडर। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह, उत्तर प्रदेश से आते हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। किसानों के एक बहुत बड़े नेता माने जाते हैं। इनका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है वो बहुत बड़ा नहीं रहा। देखिए 1977 में जब पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, तो मोरारजी देसाई जो लगभग 2 साल प्रधानमंत्री रहे, उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं लगभग 6 महीने के लिए। और जो है इनका जो जन्म है मेरठ में हुआ। क्रिमेटोरियम, किसान घाट और फ्रीडम स्ट्रगल में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन एक आपके लिए और है। भारत के जो है 6 प्रधानमंत्री ऐसे रहे हैं जो पहले मुख्यमंत्री भी थे, जिसमें कि प्रेजेंट डे प्राइम मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अभी हमने पढ़ा पीवी नरसिम्हा राव, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश। तब तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग नहीं था, वो तो रिसेंटली 2014 में बना है। और चौधरी चरण सिंह की बात कर ली हमने, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब मेरे को आपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में बाकी जो 3 प्रधानमंत्री हैं वो किस किस राज्य के जो हैं मुख्यमंत्री रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो मुख्यमंत्री रहे हैं। 3 मैंने बता दिए, 3 आपको बताने हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में। चलो, अच्छा, और एक बात मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे बहुत सिंसियरली रेगुलरली पोस्ट करते हैं। मैं सबके मैसेज पढ़ता हूं, एक एक मैसेज पढ़ता हूं। ठीक है, और कोशिश करता हूं कि उस सारे बच्चों को लाइक करा जाए, क्योंकि वो एक सिंसियरली सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डोंट टेक दिस सेशन लाइटली कि हाँ बस सुन लिया और चले गए। ठीक है, एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा अगर इफ यू रियली वांट टू गेट सक्सीड। ठीक है, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप आंसर करें। चलो ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। हाँ, इनके बारे में खास बात ये है कि लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स इन यूपी के लिए काफी इन्होंने काम किया। नेक्स्ट आपका भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और इनको जननायक। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा बनता है कि कौन से लीडर हैं जिनको जननायक की उपाधि दी जाती है। ठीक है, सो दैट इज
कर्पूरी ठाकुर जी वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड इम्प्रिजन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल्सो 1942 में। और 1970 से लेकर 71 तक भारतीय क्रांति दल को हेड किया उन्होंने। सरकार चलाई, मुख्यमंत्री रहे, फिर 1977 से अप्रैल 1979 तक जनता पार्टी की यहां पर सरकार चलाई और मुख्यमंत्री रहे। ठीक है जी। इनके बारे में जो खास बात कही जाती है कि ओबीसी रिजर्वेशन, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस या ईबीसी रिजर्वेशन की इन्होंने बात करी। और इसी के बाद जो है मंडल कमीशन जो है उसकी कह लीजिए रिकमेंडेशन को लागू करने की जो है बात की जाती है। ठीक है, बीबी मंडल जो कि बिहार से ही सांसद आते थे, ठीक है, उन्हीं की रिकमेंडेशन पर मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को बाद में आप कह सकते हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन आया। नेक्स्ट है लाल कृष्ण आडवाणी, भारत रत्न, भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है जी। और इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है वो कह लीजिए कि बीजेपी जो कि 1984 में 2 सीटों पर थी, 2014 में 2082 सीटों पर 282 सीट्स में सबसे लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। बीजेपी को 2 पार्टी की से लेकर 1998 में 182 सीटों तक 182 सीट्स में पहुंचाने में इनका बड़ा योगदान माना जाता है। और ये जो है रथ यात्रा, ठीक है, कंट्रोवर्शियल रही है खैर रथ यात्रा फ्रॉम सोमनाथ टू आपका अयोध्या तक। ठीक है जी। बॉर्न इन कराची और बाद में जो है ये भारत में आके सेटल होते हैं। चलिए, सो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं 2002 से लेकर 2004 के बीच में। भारत रत्न के बारे में बात करें तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1954 में स्टैब्लिश किया गया था। 1966 में क्राइटेरिया चेंज किया गया था। पहले ये पोस्टमस अवार्ड नहीं दिया जाता था। पोस्टमस का मतलब होता है मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। 1966 में यह कहा गया कि मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। ठीक है जी। और सबसे पहला जो मरणोपरांत अवार्ड दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया था। भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर्स, तो ये रिकमेंडेशन दी जाती है प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रपति जी को कि किसको जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूं भारत रत्न के बारे में। देखिए, भारत रत्न में जो प्राइज मनी कितना होता है बताओ, थोड़ा सोचो। ठीक है, प्राइज मनी 0। ठीक है, अब आप कहोगे अच्छा मतलब फिर क्या। देखिए, भारत रत्न सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड आपको दिया जा रहा है, उसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। दैट इज, वो सम्मान है। ठीक है, तो इसीलिए इसमें जो है आपका 0 प्राइज मनी है, प्राइज मनी नहीं है, ये सम्मान है ये। ठीक है, चलिए, तो ये जो है पहला जो भारत रत्न था सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट लॉयर। सी राजगोपालाचारी जो मद्रास स्टेट के मुख्यमंत्री भी रहे, इंडिया के पहले फर्स्ट इंडियन टू बी गवर्नर जनरल। ठीक है, इंडिया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म दिवस जो है हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, जो कि इवेंचुअली जो है बाद में चलकर राष्ट्रपति भी बने। फर्स्ट टू रिसीव द भारत रत्न इन 1954। यंगेस्ट टू हैव भारत रत्न इज सचिन तेंदुलकर एट द एज ऑफ 40, उनको भारत रत्न दिया गया। और पहला पोस्टमस अवार्ड जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एंड कलर्स टू 4 इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स ऑफ एयरफोर्स। देखिए, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं कि ये स्टैंडर्ड्स एंड कलर्स का मतलब क्या होता है। देखिए, जो अलग अलग फोर्सेस हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, जो अच्छा काम कर रही हैं वहां पर एक रिकग्निशन दी जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस हैं, ये हम जो है पॉलिटी में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अगर आप देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन एयरफोर्स की 4 स्क्वाड्रंस को ये, या 4 यूनिट्स को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड अवार्ड है, ठीक है, ये आपका दिया जाता है हाईएस्ट। स्टैंडर्ड एंड कलर इज द हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर फॉर एनी आर्म फोर्सेस यूनिट। स्टैंडर्ड जो है ये 18 साल की सर्विस के बाद दिया जाता है। और जो कलर का अवार्ड है, प्रेसिडेंट कलर अवार्ड है, वो 25 साल के सर्विस के बाद दिया जाता है। मतलब वो आपकी डेडिकेशन शो करता है कि इतने साल जो है आपने भारत की सेवा की है, भारत आर्म्ड फोर्सेस में अपनी सेवाएं दी हैं। और उस पर्टिकुलर यूनिट को, इंडिविजुअल को नहीं, यूनिट को ये जो दिया जाता है। तो यहां पर जो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड है वो 45 स्क्वाड्रन और 221 स्क्वाड्रन को दिया गया है। और ये 11 बेस रिपेयर डिपो और 509 सिग्नल को दिया गया है, दैट इज कलर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बेस को कलर किया और सिग्नल को कलर किया। ठीक है, सिग्नल को कलर किया। और यहां पर 45 एंड 221 स्क्वाड्रन को जो है स्टैंडर्ड, प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड इन 20 कैटेगरीज। ये पहली बार ऐसा हुआ कि YouTube
ठीक है, आप ये लेक्चर यूट्यूब पर देख रहे हैं। यूट्यूब के जो क्रिएटर्स हैं या जो सोशल मीडिया में क्रिएटर्स हैं, नॉट जस्ट यूट्यूब, बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनके जो क्रिएटर्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। आज से अगर आप 10 साल पहले या 5 साल पहले भी, 7-8 साल पहले पूछेंगे तो सोशल मीडिया क्रिएटर्स को एज सच एक कैटेगरी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। अब भारत सरकार के द्वारा जिसको रिकॉग्नाइज किया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अपने आप में एक डेडिकेटेड ये फील्ड बन गई है, ठीक है, क्रिएटर्स के लिए। और यहां पर जो है इंटरेक्ट्स विद द भारत यंग इन्फ्लुएंसर्स की, ये अपने आप में इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको जो है यहां पर रिकॉग्नाइज किया गया है। भारत मंडपम जो कि दिल्ली में है, कहां पर है ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। सो नेशनल क्रिएटर अवार्ड ये एफर्ट है टू रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस एंड इंपैक्ट अक्रॉस डोमेन्स, ठीक है, तो उनका क्या एक्सीलेंस है, उनका क्या इंपैक्ट रहा है, इस चीज को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों को आप देखते होंगे, सुनते होंगे यूट्यूब पर और बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। सोशल मीडिया स्टोरी टेलिंग कीर्ति, बहुत कम समय में इन्होंने जो है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, अगर आप देखेंगे इनके यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आती हैं। डिसरप्टर ऑफ द ईयर बहुत फेमस है पॉडकास्ट के लिए, रणबीर अलाहाबादिया। इन्वायरमेंटल एडवोकेसी, पंक्ति पांडे इसरो साइंटिस्ट हैं, इसरो एक साइंटिस्ट हैं और इन्वायरमेंट के बारे में काफी ज्यादा जानकारी देती हैं। क्रिएटिव सोशल चेंज जया किशोरी, खैर अगेन बहुत लोग इनको सुनते हैं, जो है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर इंपैक्ट, लक्ष्य डबास। लक्ष्य डबास जो है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग, किस तरीके से आप बेटर फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, फार्मिंग को लेकर जो है जानकारी देते हैं। कल्चरल एम्बेसडर मैथिली ठाकुर, बहुत फेमस सिंगर हैं, ठीक है जी। इंटरनेशनल क्रिएटर्स किरी पॉल, ड्रू हिक्स, कैजेंड्रा मेस पिटमैन, इनको जो है अवार्ड दिया गया है। ट्रेवल कंटेंट क्रिएशन करली टेल्स, कामिया जानी, वेरी वेरी फेमस अगेन। तो ये जो है टेक इनोवेशन, अगेन गौरव चौधरी, ठीक है, जो टेक्निकल गुरुजी, यस टेक्निकल गुरुजी, ठीक है, तो काफी गैजेट्स के बारे में अगर आपको जानना है तो ये चैनल है। तो इस तरीके से ये अवार्ड्स जो हैं दिए गए हैं। इसके अलावा बेस्ट क्रिएटर अवार्ड फीमेल श्रद्धा जैन, और बेस्ट क्रिएटर क्रिएटिव जो अवार्ड है आरजे रौनक। अगेन आरजे रौनक, काफी इनकी वीडियोस यूट्यूब पर आती हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर। तो ये जो है अलग अलग क्रिएटर्स को अवार्ड दिए गए हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारे जो ये जो हमने इसको मार्क किया है, जिसको बोल्ड किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको आप याद रख सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में सुना है। तो आई डोंट थिंक इसके लिए एक अलग से ट्रिक चाहिए, क्योंकि बहुत सारे नाम भी हैं तो ट्रिक भी बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो बट yes, these are very famous names, very renowned names if you are following the any social media handle. नेक्स्ट है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024, ठीक है जी। नेशनल यूथ पार्लियामेंट, ये यूथ पार्लियामेंट क्या होता है जी? देखिए, यूथ पार्लियामेंट का मकसद क्या है कि जो युवा हैं, जो 18 से 25 साल, देखिए 18 साल में आप वोट कर सकते हैं, पर आप लोकसभा का या विधानसभा का मेंबर नहीं बन सकते, 25 साल मिनिमम एज चाहिए। तो ये 18 से 25 साल जो मेंबर नहीं बन सकते, देखो मेंबर बनने का मकसद क्या होता है विधानसभा या लोकसभा का, कि आप अपनी बात जो है, आप लोगों के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। बट ये जो पीरियड है, इसमें आप लोगों की मतलब आप उसका सदस्य नहीं बन सकते। तो आप अपनी बात को कैसे रखेंगे? तो यहां पर यूथ पार्लियामेंट, मोर ओवर जो यूथ है उसको पता लगे कि पार्लियामेंट कैसे वर्क करती है, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, कमिटीज कौन कौन सी होती हैं, अपनी बात को कैसे रखना है, तर्क वितर्क कैसे करना है, इस सारी चीजों की कह लीजिए नॉलेज जो है, स्किल्स जो हैं, उनको यहां पर मिलती हैं, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था 9 फरवरी से 6 मार्च तक, और थीम क्या था? यंग वॉइसेस इंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनकी बात सुनी जाए, 18 से 25 साल के बच्चों की या युवा की, नॉट बच्चे, युवा की जो है बात सुनी जाए। और यतिन भास्कर दुग्गल जो है हरियाणा के, उनको जो है ये पहला प्राइज दिया गया है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको नेशनल यूथ पार्लियामेंट के बारे में बताया, 18 से 25 साल। हाँ, आर्टिकल 84 क्या कहता है? आर्टिकल 84 कहता है कि विधानसभा और लोकसभा का जो मेंबर हैं, उनकी मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25 साल। वैसे ही विधानसभा के लिए भी कितनी है? 25 साल। बट अगर आप राज्यसभा का मेंबर या विधान परिषद का मेंबर बनना चाहते हो तो 30 साल। अगर आप भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो तो कितनी उम्र चाहिए? 35 साल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एज क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। पर अगर आप पंचायत या म्युनिसिपैलिटी का मेंबर बनना चाहते हो तो भाई साहब 21 साल की उम्र चाहिए, ठीक है। तो 21 साल में आप बन सकते हो। संगीत नाटक अकेडमी,
अनाउंसेस अकेडमी रत्नास अकेडमी पुरस्कार फॉर 2022-23 संगीत नाटक, संगीत माने म्यूजिक, नाटक माने ड्रामा, म्यूजिकल ड्रामा। देखिए हमारी जितनी भी डांस फॉर्म्स हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे डांस फॉर्म्स, उसमें जैसे भरतनाट्यम है, कथकली है, बहुत सारे जो मोहिनीअट्टम है, बहुत सारे डांसेस हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको खास मिलेगी कि इट इज नॉट जस्ट डांस, ठीक है, इट इज काइंड ऑफ अ स्टोरी टेलिंग, ठीक है, जिसको अगर आप यूरोप में देखोगे तो ओपेरा बोला जाता है, जिसमें वो आवाज निकाली जाती है बहुत, ठीक है। यहां पर अगर हम देखेंगे हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं, इट इज नॉट जस्ट डांस, ठीक है, इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है, उसमें एक स्टोरी जो है कन्वे की जाती है, ठीक है, बहुत सारे फीचर्स हैं, फेशियल फीचर्स हैं, किस तरीके से उस चीज को आप कन्वे करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो हमने संगीत नाटक क्या है इसको समझा, ठीक है। चलो, यहां पर जो है 6 अकेडमी रत्नास और 92 अकेडमी पुरस्कार दिए गए हैं 2022-23 के लिए भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और 6 मिनट पर्सनैलिटीज इन द फील्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी एज अकेडमी फेलोज और अकेडमी रत्नास। देखो परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूजिक जिसमें कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति को खुद परफॉर्म करना होता है, इसको परफॉर्मिंग आर्ट्स कहा जाता है। अच्छा, ऐसी भी कोई आर्ट्स है जिसमें परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, जैसे क्ले या प्लास्टिक, ठीक है, जिसमें एग्जैक्टली एक व्यक्ति सामने नहीं आता है, जैसे आपने देखा होगा कि जिसमें लाइक गुड्डे गुडिया जो है दिखाया जाता है, दैट समथिंग अदर थिंग, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के आर्ट फॉर्म्स हैं। तो यहां पर जो है इनकी लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन को रिकॉग्नाइज करने की यहां पर बात की गई है, और 92 आर्टिस्ट ये हमने डिस्कस किया। ये एकेडमी अवार्ड्स कब से दिए जा रहे हैं? 1952 से दिए जा रहे हैं, ठीक है। एकेडमी फेलो में जो प्राइज मनी है वो 3 लाख है, और एकेडमी अवार्ड में जो प्राइज मनी है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है जी। तो यहां पर एकेडमी अवार्ड जो है साहित्य एकेडमी, हाँ साहित्य एकेडमी, नॉट संगीत नाटक एकेडमी, साहित्य, साहित्य क्या होता है? लिटरेचर, ठीक है सर। साहित्य एकेडमी अवार्ड किसको मिला है? संजीव फॉर द नॉवल मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, ठीक है, कौन सी पिक्चर का गाना? डॉन पिक्चर का है ना, मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं डॉन। चलो एनीवेज, सो साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2023, सो इंग्लिश ऑथर नीलम सारंग गौड़, इनको अवार्ड मिला है, एंड हिंदी नॉवलिस्ट संजीव रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड, ठीक है जी। तो यहां पर जो नीलम सारंग गौड़ है उनको बुक रेकम इन रागा जानकी, देखिए रागा जानकी जो है इलाहाबादी मानी जाती हैं, म्यूजिक के क्षेत्र में जो है काफी इंपॉर्टेंट इन्होंने स्थान प्राप्त किया था, उन पर जो है ये बुक लिखी गई है। दूसरा जो है मुझे पहचानो नॉवल जो है लिखा गया है, और ये कंसाइडेड विद द 70th एनिवर्सरी ऑफ, इसके साथ 70th एनिवर्सरी थी साहित्य उत्सव जो है यहां पर बनाया गया। 1 लाख यहां पर प्राइज है। अगर हम साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें तो 1954 में ये जो है शुरू किया गया था, तो 70 साल पूरे हो गए हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका। ये इंटरेस्टिंग है एक पॉइंट यहां पर, ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। अच्छा, अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपने ये बताना है कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के किस शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है, ठीक है, किस शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है। अच्छा, और एक इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो ध्यान रखने वाला है, जो बहुत सारे बच्चे गलत कर देते हैं, कि 22 लैंग्वेजेस में जो रिकॉग्नाइज्ड हैं संविधान के प्रति, उसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश नहीं है। अब कहेंगे बचपन से तो हम अंग्रेजी से जूझ रहे थे, ठीक है, अंग्रेजी तो समस्या बनी हुई थी। एनीवेज, सो दैट इज द थिंग कि इंग्लिश इज नॉट देयर इन द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। और इसकी एक और ट्रिक भी है, ठीक है, लाइक ओरिजिनली 14 लैंग्वेज में, थोड़ा सा पॉलिटी का छोटा सा पार्ट भी ऐड कर रहा हूं इसके साथ, ठीक है। 40 इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, ठीक है, फिर एक लैंग्वेज ऐड हुई, फिर 3 लैंग्वेज ऐड हुई, फिर 4 लैंग्वेज ऐड हुई, ठीक है। इसकी ट्रिक है, एक बड़ी अच्छी ट्रिक क्या है? सेंधा नमक खाया, ठीक है, सेंधा नमक खाया, सेंधा नमक खाया, तो व्यक्ति क्या हो गया? वो इंटेलिजेंट हो गया, ठीक है, उसका दिमाग चलने लगा और उसने बोर्ड मास की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ठीक है, बोर्ड मास की सारी प्रॉब्लम। सेंधा से क्या हो गया? सिंधी लैंग्वेज, तो 15th लैंग्वेज कौन सी थी? सिंधी, ठीक है। फिर नमक, नमक से NA, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। बोर्ड मास से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 8 लैंग्वेजेस। और इसकी भी ट्रिक है,
सेंधा जो सिंधी थी वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई थी। ठीक है, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी वो ऐड हुई थी 71 से, और बोडमास ऐड हुई थी 92 से। तो 21 प्लस 71 इज इक्वल टू 92। ठीक है, तो ये एक आपकी बहुत बढ़िया ट्रिक है जिससे आपको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस याद रहेंगी। मैंने सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन से शेड्यूल में जो है ये 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा, वैसे ये लिखा हुआ है, ओ आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अगली लाइन में लिखा हुआ है जिसने ध्यान से पढ़ा, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें 24 लैंग्वेजेस में 22 लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश और राजस्थानी, तो ये 24 लैंग्वेजेस में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। पहला जो साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी फर्स्ट रेसिपिएंट थे, कैटेगरी 1955 में हिंदी कैटेगरी में, और आर के नारायण जो है फर्स्ट रेसिपिएंट थे इंग्लिश कैटेगरी में 1960 में। ठीक है, आर के नारायण बहुत फेमस, अगर आपने एक सीरियल आता था पहले मालगुडी डेज, ठीक है, मालगुडी डेज, साउथ इंडिया का एक इमेजिनेटिव टाउन दिखाया गया है मालगुडी। ठीक है, तो उस करेक्टर को, उस कह लीजिए बुक को जो है आर के नारायण जी ने ही लिखा है। आगे चलते हैं, सरस्वती सम्मान। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2023 फॉर प्रभा वर्मा, सरस्वती सम्मान फॉर प्रभा वर्मा। सो केरला के रहने वाले हैं, केरला के साहित्यकार हैं। इनको सरस्वती सम्मान 2023 के लिए नवाजा गया है। सो पोइट्री वर्क इन मलयालम लैंग्वेज, रौद्र सात्विकम। ठीक है, रौद्र सात्विकम के लिए। और ये एनुअल अवार्ड दिया जाता है फॉर प्रोज एंड पोइट्री। ठीक है, प्रोज एंड पोइट्री, प्रोज होता है ऐसे फॉर्म में, पोइट्री जिसमें छंदबंदी होती है, मतलब हर लाइन जो है छंद तरीके से लिखा जाता है। 22 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया लिस्टेड इन द शेड्यूल 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, शेड्यूल 8th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के बिरला फाउंडेशन 1991। ठीक है जी, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये शुरुआत की गई थी सरस्वती सम्मान की, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है। और नेक्स्ट है आपका संगीत संगीता कलानिधि अवार्ड, टीएम कृष्णा के लिए, नृत्य कलानिधि फॉर नीना प्रसाद। इस अवार्ड को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है। चलो मैं कंट्रोवर्सी बताऊंगा, पहले देख लेते हैं किसको अवार्ड मिला है। म्यूजिक एकेडमी चेन्नई ने कॉन्फर किया है टीएम कृष्णा, जो कि बहुत फेमस कार्नाटिक वोकलिस्ट हैं, उनको ये जो है संगीत कलानिधि अवार्ड दिया गया है। हाईएस्ट अप्लॉड इन द कर्नाटिक म्यूजिक, हाईएस्ट अवार्ड माना जाता है कर्नाटिक म्यूजिक में। नृत्य कलानिधि अवार्ड जो है वो डॉक्टर नीना प्रसाद को दिया गया है। ठीक है, अब यहां पर इनको लेकर क्यों कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि इनके कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को लेकर। ठीक है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जैसे कि जो है, जो टीएम कृष्णा है, किसी समय पर जो ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1925, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं हम, उनके बारे में इन्होंने काफी अच्छा बोला है। ठीक है, ब्राह्मण्स के बारे में कई बार जो है इन्होंने टिप्पणी करी है, कर्नाटिक म्यूजिक को लेकर टिप्पणी करी है। तो कुछ लोग जो है इनके अगेंस्ट में जो है इस अवार्ड को लेकर उन्होंने अपना, कह लीजिए, एक प्रोटेस्ट रखा। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहा, ये वाली न्यूज कई दिन जो है चर्चा में रही। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मंजुला रामास्वामी कॉन्फर्ड विद द संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। तो मंजुला रामास्वामी को संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड दिया गया है। जो मन से संगीत को अपनाते हैं उनको अवार्ड मिलता है। ठीक है, मंजुला, ठीक है, मंजुला रामास्वामी जो मन से अपनाते हैं। तो भरतनाट्यम जो है डांसर है, भरतनाट्यम कहाँ का डांस है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है। सो वेटरन भरतनाट्यम गुरु मंजुला रामास्वामी, उनको कॉन्फर ये अवार्ड दिया गया है। 66 वर्ष की इनकी आयु है। डायरेक्टर ऑफ हैदराबाद बेस्ड डांस इंस्टीट्यूट ऑफ श्री राम नाटक निकेतन। ठीक है, ये एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती हैं, और इस अवार्ड में 1 लाख का प्राइज दिया जाता है। उसके अलावा अंगवस्त्र और ताम्रपत्र। ठीक है जी, चलिए संगीत नाटक अकेडमी के बारे में, इंडिया की नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत आता है, संस्कृति मंत्रालय। ठीक है जी, और 1953 में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये ऑटोनमस बॉडी है। ठीक है, स्वायत्त संस्था है एक। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आती है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, संगीत नाटक अकेडमी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 4 दे देगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ओके, नेक्स्ट आता है सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के फाउंडर। ठीक है, एयरटेल जो कंपनी, ठीक है, आप में से कई लोग हो सकता है इस सेशन को एयरटेल इंटरनेट से यूज कर रहे हो, तो दैट इज सो फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी कॉन्फर्ड एन ऑनरेरी नाइटहुड बाय ब्रिटेन किंग। ठीक है, तो ऑनरेरी नाइटहुड जो है इनको दिया जा रहा है, और फाउंडर एंड चेयरपर्सन सुनील भारती मित्तल, भारतीय एंटरप्राइजेस के। और
यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स III के द्वारा ये वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर इनको दिया जाएगा। ये ब्रिटिश लाइक हाईएस्ट ऑनर बाय द ब्रिटिश सॉवरेन टू द सिविलियंस, जो कि फॉरेन नेशनल्स को भी दिया जाता है इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है रतन टाटा जी को अवार्ड दिया गया है, अवार्डेड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलेंथ्रोपिक वर्क। उनके सामाजिक कार्यों के लिए जो है उनको ये दिया गया है। फॉर्मर चेयरपर्सन रहे हैं टाटा सन्स के, नो कौन नहीं इनको जानता है रतन टाटा जी को, और फिलेंथ्रोपिक अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग फिलेंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशंस। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री ट्रॉफी अवार्डेड टू टॉप आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल। अगेन आर्म्ड फोर्सेस हॉस्पिटल, जनरली इनको कमांड हॉस्पिटल कहा जाता है, ठीक है। कमांड हॉस्पिटल जो है इनको दिया गया है एक पुणे, पहला अवार्ड दिया गया है कमांड हॉस्पिटल पुणे को, सदर्न कमांड। कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड जो है लखनऊ को दूसरा अवार्ड, सेकंड अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव हुआ है, मतलब मिला है भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये पहली बार किसी विदेशी को ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भूटान के द्वारा दिया गया है। इसका नाम है ऑर्डर ऑफ ड्रक ग्याल्पो, ठीक है। ड्रक, ड्रक एक बड़ा फेमस ब्रांड भी है। अगर आप कभी भूटान जाने का अगर आपको मौका मिलेगा तो आप देखेंगे बहुत सारे ब्रांड्स में ड्रक वर्ड जो है यूज किया जाता है। सो भूटान हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फर्स्ट फॉरेन हेड ऑफ द गवर्नमेंट टू रिसीव दिस ऑनर। सो भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये अभी रिसेंटली भारत भी आ रखे थे, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। लाइक भारत में असम में आ रखे थे, बहुत सारे लाइक टॉप जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बातचीत हुई। इंडिया और भूटान के रिलेशंस जो हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज रिलेशन विद चाइना, ठीक है। भारत के चाइना के संबंध के अगर हम संबंध में देखें तो भारत और भूटान के रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है सीएमडी ऑफ आरके स्वामी श्रीनिवासन स्वामी बैक्स द आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड। देखिए ये इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। कोई भी चीज है, देखिए एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप जितनी भी दुनिया की बड़ी कंपनीज हैं उनमें उनके टोटल अगर खर्चे में देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग जो है बहुत बड़ा एक कंपोनेंट होता है। स्टिल हर एक कंपनी जो है उसको क्रैक नहीं कर पाती है। तो यहां पर जो सीएमडी आरके स्वामी, जिनका नाम है श्रीनिवासन स्वामी, इनको इनकी एडवर्टीजमेंट एजेंसी के लिए जो अच्छा काम कर रही है उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। तो ये है किसके द्वारा दिया जाता है, आईएए, इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के द्वारा। ओके, सो 45th, ये आपका पहली बार किसी भारतीय को मिला है। फर्स्ट टाइम दिस अवार्ड इज बिस्टोर्ड अपॉन अ इंडियन इंडस्ट्री लीडर। तो पहली बार किसी भारतीय को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है रिकेन यामामोटो प्रिट्जकर प्राइज 2024, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ना एक ध्यान रखना, प्रिट से रिट्स, रिट से राइज, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है, राइज, राइज इसको आप राइज के रूप में पढ़ो। राइज मतलब किसी चीज को खड़ा करना। किसको खड़ा करना, बिल्डिंग को खड़ा करना, ठीक है, बिल्डिंग्स को खड़ा करना। तो ये किस में दिया जाता है ये अवार्ड, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आर्किटेक्चर में, ठीक है। आर्किटेक्चर में ये अवार्ड दिया जाता है। ये मान लो कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्किटेक्चर का अवार्ड माना जाता है। अब जो रिकेन यामामोटो हैं जापान के रहने वाले हैं, नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है यामामोटो, तो ये जापान के रहने वाले हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। So regarded internationally as one of the architecture's top honors, 53rd Pritzker Prize, ठीक है, लॉरिएट, और 9th फ्रॉम जापान, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है जी। माइकल तालाग्रैंड अवार्डेड द एबेल प्राइज, ठीक है। देखो एबेल प्राइज के बारे में भी याद रख लो। एबल से याद रखना अव्वल, ठीक है। अव्वल, अव्वल मतलब टॉप करना। हम कहते हैं ना अव्वल आया है वो, ठीक है, अपने क्लास में अव्वल मतलब टॉप करना। अव्वल कौन आएगा, जिसको आज के टाइम पे मैथ्स आता है जी, ठीक है। हर एग्जाम में मैथ्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है, ठीक है। तो जिन बच्चों का मैथ्स रीजनिंग कमजोर है वो कह रहे हैं कि भाई ये दुख दर्द पीड़ा खत्म नहीं हो रहा। एनीवेज, सो मैथ्स जो है, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना आज के समय पर, ठीक है। सिविल सर्विसेज से लेकर बेसिक एग्जाम तक सब में चाहिए। और अब ये अव्वल आना है तो अगर, ठीक है, तो ये माइकल जो हैं, इनके पास एक बहुत बड़ा ताला था, ग्रैंड ताला था, ठीक है। इन्होंने इसका ग्रैंड ताला था, उसकी चाबी ढूंढ ली,
ठीक है, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन से उसकी चाबी ढूंढ ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बहुत ग्रैंड ताला था, मैथ्स के थ्रू जो है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस के थ्रू उन्होंने उसकी चाबी ढूंढ ली। मैथ्स क्यों चाहिए? क्योंकि आपको अव्वल आना है, अव्वल से एबल याद रखना। ठीक है, एबल प्राइज। ठीक है जी, तो ये आपका नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। ये जो नाम है, ये एक मैथमेटिशियन के नाम से ही पड़ा है, ये एबेल प्राइज। उनका नाम था नील्स हेनरिक एबेल। ठीक है, नील्स हेनरिक एबेल, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। नॉर्वे नॉर्थ यूरोप में कंट्री है। ठीक है जी, और नॉर्वे के बारे में और कुछ कोई फैक्ट बता सकता है? कैपिटल क्या है? ठीक है, वहां पर फ्योर्ड्स, अगर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो फ्योर्ड्स वहां पर मिलते हैं। फ्योर्ड्स क्या होता है, कोई मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता दे। फ्योर्ड्स मिलते हैं। ठीक है, चलो विल वेट फॉर द कमेंट सेक्शन बॉक्स। ठीक है, जो उसको ओके करेगा सो विल बी, ठीक है, गिवन द हार्ट। नेक्स्ट आता है विनर आपका रोमन। देखो ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, आई नो फैक्ट्स को पढ़ना याद रखना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, सबके साथ होता है, इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कहानी बताने की। ठीक है, कहानी, उसकी कोई ट्रिक, उसको कुछ हम स्टोरी बना सकें, याद रहे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पेपर में वो स्ट्राइक कर जाए। चार ऑप्शन देख के आपको याद आ जाए, हाँ यार कुछ तो हमने ऐसा पढ़ा था, बस दैट्स उतना ही चाहिए। ठीक है, वही कोशिश है हमारी। चलो, विनर 2024 रोमन रॉलैंड बुक प्राइज। देखो रॉलैंड जो है ना, अगर एनीबडी हैव सीन द ग्रैंड स्लैम्स, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विमल्डन और यूएस ओपन। तो उसमें जो फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन जो है बहुत फेमस माना जाता है क्ले कोर्ट, रफाल नडाल क्ले कोर्ट का बादशाह। ठीक है, तो वहां पर जो रॉलैंड गैरोस बोला जाता है, अगर आप देखोगे कभी कभी फ्रेंच ओपन को रॉलैंड गैरोस भी बोला जाता है। ठीक है, याद करने के लिए बता रहा हूं, लिंक कर रहा हूं बेसिकली। ठीक है, तो 2 फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, फ्रेंच ओपन बता दिया, फ्रेंच ओपन को रॉलैंड गैरोस भी बोला जाता है, ये एक फैक्ट हो गया। तो रॉलैंड रॉलैंड, तो ये कहां का वर्ड हो गया? फ्रांस का वर्ड हो गया। ठीक है, फ्रांस का। अब आते हैं न्यूज पे। ठीक है, तो ये जो बुक है, ये बेसिकली क्या है, ये जो भी फ्रेंच बुक हैं, जो फ्रेंच भाषा में लिखी गई हैं, उनको जब इंडियन भाषाओं में इंक्लूडिंग इंग्लिश ट्रांसलेट किया जाएगा, जिस भी कह लीजिए इंडियन ऑथर के द्वारा, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये क्या किया जाएगा, ये अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, रोमन रॉलैंड बुक प्राइज। ठीक है, तो ये अब किसको मिला है? ये बुक का नाम है। ठीक है, ये बुक का नाम देख लेते हैं। पंकज कुमार चैटर्जी हैज वॉन द 7th एडिशन ऑफ रोमन रॉलैंड बुक प्राइज। ठीक है जी, तो पंकज कुमार चैटर्जी, इन्होंने बंगाल में ट्रांसलेट किया है फॉर हिज बंगाली ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नॉवल स्टालिन्स काउच। ठीक है, फ्रेंच नॉवल है स्टालिन्स काउच, उसको बंगाली में ट्रांसलेट किया है। सो फ्रेंच ओरिजिनल ली डिवियन डी स्टालिन वॉज रिटन बाय जीन डेनियल बेल्थ। तो ये ओरिजिनल मतलब ये भी अंग्रेजी शब्द है, एक्चुअली में फ्रेंच में ये है बुक का नाम। ठीक है, फ्रेंच में ये बुक का नाम है। थोड़ा फ्रेंच मेरे को नहीं प्रोनाउंस करने नहीं आती है, आई एम रियली सॉरी इफ एनीबडी नोज एंड इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, बट द आइडिया हियर इज कि दिस इज द बुक। ठीक है, थोड़ा सा टफ डिफरेंट होता है। ठीक है, रिटन इन दिस, और ये आपका 2017 में शुरू किया गया था फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, फ्रेंच इंस्टीट्यूट इन इंडिया के द्वारा। आइडिया क्या है कि फ्रेंच बुक्स को, क्योंकि हमें फ्रेंच नहीं आती एज ए इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, एज ए हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस हम बोलते हैं, तो इसको ट्रांसलेट किया जाए। ठीक है, तो ये मोटिव होता है अपने कल्चर को, सॉफ्ट पावर है इसको, ऐसे समझ लो कि फ्रेंच की बुक्स भी जो है हम पढ़ें, ट्रांसलेट करके पढ़ें। नेक्स्ट है ऑथर अमिताभ घोष को अवार्ड दिया गया है इरास्मस प्राइज 2024 फॉर हिज वर्क इन क्लाइमेट चेंज। अब देखो इसको कैसे याद रखना है, इरा, इरास्मस मतलब इरा, इसका पहले 3 शब्द क्या है? इरा। देखो अगर आपको नए एरा, एरा मतलब होता है युग, नए युग में जाना है तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, पूरी मानवता खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो नए एरा में जाना है तो क्लाइमेट चेंज से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट इज एरास्मस प्राइज, इस तरीके से याद रख लेना। सो ऑथर अमिताभ घोष को ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, सो दिस इज बाय द नीदरलैंड बेस्ड प्रीमियम रेजिमियम फाउंडेशन। आगे चलते हैं, इंडियन ब्रिटिश राइटर बुक्स ऑन एआई शॉर्टलिस्टेड फॉर वुमेन्स प्राइज। सो इंडियन ब्रिटिश जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है, हाँ, मधुमिता मुर्गिया। ठीक है, मुर्गिया से मुर्गियां याद रख सकते हो। ठीक है, सुबह सुबह मुर्गियां जो
आवाज दे रही हैं, उस आवाज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे सप्रेस किया जाए ताकि सुबह सुबह नींद ना खुले। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं जी सुबह सुबह नींद खुल जाती है, तो मुर्गियों की आवाज से, ठीक है, याद रखने के लिए, तो ये जो है मुर्गियों की आवाज से एआई कैसे इसको सप्रेस कर सकता है, ठीक है, याद रखने के लिए। सो इनकी बुक है लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, ठीक है, नॉन फिक्शन में ये बुक इनके द्वारा लिखी गई है, इसको शॉर्टलिस्ट किया गया। एक चीज, एक फंडामेंटल चीज याद रखना, भारतीय महिलाएं, वो बेशक भारत में रह रही हैं, ये भारतीय मूल की महिलाएं हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब भी कुछ अचीव करती हैं, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एग्जाम में अगर आप देखेंगे, आपको वुमेन रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक अचीवमेंट जो है बहुत पूछी जाती हैं, तो जहां आपको ये चीज मिलती है उसको बहुत ही स्पेसिफिकली नोट कर लें। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है आपका ऑस्कर अवार्ड्स 2024। ठीक है जी, तो ऑस्कर अवार्ड्स, एक्चुअली ऑस्कर अवार्ड्स नहीं बोला जाता है इसको, ठीक है, उसको बोला जाता है अकेडमी अवार्ड्स। ठीक है, अकेडमी अवार्ड्स, ऑफिशियल नेम इसका अकेडमी अवार्ड्स है। सो रिकॉग्नाइज्ड सिनेमैटिक, सिनेमा में दिया जाता है, मूवीज के लिए दिया जाता है, विच वॉज प्रेजेंटेड बाय अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है ये भी इंपॉर्टेंट है, और 23 कैटेगरीज में ये दिया गया है। तो इस बार जो सबसे फेमस कह लीजिए मूवी निकल कर आई है, वो आई है ओपनहाइमर। ठीक है, ओपनहाइमर, तो ओपन जीप में बैठकर क्या कर रहे हैं एक्टर जो है, बर्फी खा रहे हैं। ठीक है, बर्फी बर्फी, ठीक है, ओपन जीप में बैठकर बर्फी खा रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट को भी याद कर रहे हैं। ठीक है, कि बहुत अच्छी मूवी बनी है और हमें बहुत, सबको बहुत अवार्ड मिले हैं, बहुत प्रशंसा मिली है। ठीक है, तो भगवान जीसस क्राइस्ट का भी कह लीजिए धन्यवाद दे रहे हैं। ठीक है, तो बेस्ट पिक्चर ओपनहाइमर, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर, वो सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, बाकी जो अवार्ड्स हैं, एमा स्टोन को पुअर थिंग्स, तो ये कुछ अवार्ड यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें खास जो इंपॉर्टेंट है वो बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं ऑबिचुरीज। ठीक है, जिनका देहांत हुआ है फेमस पर्सनालिटीज का। ठीक है, पद्मश्री अवार्डी अरुण शर्मा पास्ड अवे। इनका योगदान है राम मंदिर में। ठीक है, राम मंदिर में कैसे इनका योगदान है, क्योंकि इन्होंने जो है ये उस टीम का सदस्य रहे हैं जिन्होंने राम जन्म भूमि अयोध्या साइट पर जो है क्या किया था, जिसका आर्कियोलॉजिकल जो कह लीजिए टीम थी उसके ये मेंबर रहे हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं, उस टीम के मेंबर रहे हैं, सीनियर मोस्ट मेंबर रहे हैं। ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है 2017 में बाय लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है रिनोन्ड आर्टिशियन एंड पद्मश्री अवार्डी कपिल देव पासिस अवे, कपिल देव प्रसाद पासिस अवे। देखिए कपिल देव प्रसाद जो हैं ये बहुत फेमस है, 52 बूटी, 52 मतलब 52, 52, बेसिकली ये बहुत फेमस है एक साड़ीज को बनाने के लिए। ठीक है, ये आप साड़ी को देख सकते हैं, इसमें बेसिकली बहुत सारे पैटर्न्स, मोटिव्स, मोटिव्स बोला जाता है, पैटर्न्स बेसिकली। ठीक है, तो 52 तरीके के अलग अलग पैटर्न्स जो हैं साड़ी पर दिखाए जाते हैं। नालंदा के रहने वाले हैं, नालंदा विश्वविद्यालय वेरी फेमस। ठीक है जी, किसने खत्म किया था नालंदा विश्वविद्यालय को, किसने आग लगाई थी, वो भी बताना। ठीक है, सो पद्मश्री 2023 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द हैंडलूम इंडस्ट्री एंड रिवाइवल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट ऑफ वीविंग, 52 बूटी। ठीक है, 52 बूटी साड़ीज, सो नालंदा के रहने वाले हैं। चलिए, कपिल देव प्रसाद। नोबेल प्राइज विनर डेनियल कैनहेमन, पाइनियर ऑफ बिहेवियरल साइंसेस। ठीक है जी, तो इसको भी याद कर लेते हैं, नोबेल प्राइज विनर डेनियल कैनहेमन। ठीक है, तो इनके पास इनका एक दोस्त आया, उन्होंने कहा कि यार मतलब उनकी शॉप है, दुकान है, बिजनेस है, तो उन्होंने कहा कि यार चल नहीं रहा, सामान बिक नहीं रहा, क्या करें। ठीक है, तो उन्होंने कहा काहे मन छोटा करते हो भाई। ठीक है, कान्हे मन, काहे मन छोटा कर रहे हो, मैं बताता हूं तुम्हें। मैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स मतलब कि इनकी थ्योरी भी उसी पे रही है कि लोग जो भी सामान खरीदते हैं वो सिर्फ रैशनल थिंकिंग से नहीं खरीदते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग थॉट्स रहते हैं लोगों के। हम सबके कुछ ना कुछ बाइसेस हैं। कोई भी हम सामान जब खरीदते हैं
तो हम प्योरली रैशनल डिसीजन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यही उन्होंने कहा, उन्होंने अपने दोस्त को समझाने की कोशिश करी कि काहे मन छोटा करते हो, ठीक है, कान्हे मन। ठीक है, सो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस फॉर इंसाइट इनटू इनग्रेन्ड न्यूरोलॉजिकल बाइसेस। ठीक है, इन डिसीजन मेकिंग में हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, न्यूरोलॉजिकल बाइसेस हैं कि हम कोई चीज को खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, ये जो है इन्होंने अपने दोस्त को समझाया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है आपका एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास, फॉर्मर इंडियन चीफ, डाइज एट 90। फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ जो है उनका देहांत हुआ। 1990 से लेकर 1993 के बीच में ये इंडियन आर्मी चीफ रहे हैं। इन 1971 के युद्ध में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने उस समय पर कमांड किया आईएनएस ब्यास को, और इनका नाम है एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास। नेक्स्ट है आपका रामकृष्ण मिशन चीफ स्वामी स्मरणानंद महाराज, डाइज। ठीक है जी, तो स्मरणानंद, ठीक है जी, स्मरणानंद मतलब अगर आप जो है स्मरण करेंगे भगवान का, अल्लाह का, गॉड का, जो भी भगवान को आप मानते हैं, ठीक है जी, तो उससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो ये जो है स्मरणानंद महाराज जो है उनका देहांत हुआ है। जो रामकृष्ण मिशन शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, वेरी फेमस रामकृष्ण मिशन, ठीक है, उसकी शुरुआत की गई। तो रामकृष्ण जो है उसके लिए स्मरणानंद, रामकृष्ण जी को स्मरण करना है। पॉल अलेक्जेंडर द मैन इन द आयरन लंग पास्ड अवे। ठीक है जी, पॉल अलेक्जेंडर, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 78 की एज तक ये भाई साहब इसी ट्यूब में रहे। ठीक है, इसी ट्यूब में रहे, बहुत मुश्किल जीवन, आयरन लंग इसे कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली इन्होंने अपने 70 साल इसी में बिताए हैं आफ्टर कंट्रैक्टिंग पोलियो इन द चाइल्डहुड। ठीक है, और रिजल्टेंट इनको पैरालिसिस हुआ, लंग फेलियर हुआ, और इन्होंने एक किताब भी लिखी है 3 मिनट्स फॉर अ डॉग, माई लाइफ इनसाइड एन आयरन लंग। ठीक है, आयरन लंग, तो इस पर्टिकुलर के लीजिए इसमें ये जीवित रहे हैं, एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द लॉन्गेस्ट आयरन लंग पेशेंट। सबसे लंबे समय तक जो है ये इस आयरन लंग में जीवित रहे हैं। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सेशंस को थोड़ा रिकॉल करें। मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, 3 ऐसे मुख्यमंत्री, 3 के मैंने आपको नाम बताए, 3 ऐसे मुख्यमंत्री जो बाद में चलकर प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना है। 8th शेड्यूल वो क्लास में डिस्कस ऑलरेडी हो गया था। ठीक है, इसके अलावा आपने बुक मेरे को बतानी है कि माघी लैंग्वेज में जो बुक ट्रांसलेट हुई है उस बुक का नाम क्या है, जो आज हमने डिस्कस किया, वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, किसने वो बुक जो है ट्रांसलेट करी है वो आप बताएंगे। जो है रॉलैंड रॉलैंड जो प्राइस, जो फ्रेंच बुक थी, ठीक है, पंकज कुमार चैटर्जी, उन्होंने कौन सी बुक ट्रांसलेट की है, किस फेमस पर्सनालिटी की वो बुक है। रशिया के क्या रहे हैं, रशिया के कह लीजिए राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, यूएसएसआर के राष्ट्रपति रहे हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक, सोवियत रूस के। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और भी जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फैक्ट्स को जितना आप ज्यादा रिकॉल करोगे, स्टोरी बनाओगे, उतना ज्यादा याद रखे दिमाग में रहेगा, याद रख पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।